नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जो हमें हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम पहले पढ़ेंगे भाषा। भाषा होती क्या है? भाषा को हम दो भाग में विभाजित करते हैं। पहला होता है व्याकरण और दूसरा होता है साहित्य। व्याकरण के अंतर्गत हम लोग सारे उसकी तकनीकी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, भाषा कैसे बनती है, उसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। जबकि साहित्य में हम पढ़ते हैं उस साहित्य का अर्थ होता है सा जमा हित्य, यानी और इसके अंतर्गत क्या होता है? पद्य, गद्य और चंपू काव्य। पद्य होता है जब आप किसी कविता को पढ़ते हैं, गद्य होता है जब आप कहानी, निबंध, उपन्यास ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं। चंपू काव्य होता है जो इसके अंतर्गत नहीं होता है, जो किसी भी ढांचे में नहीं होता, वो होता है चंपू काव्य। उसके बाद है हमारा साहित्य। साहित्य में हम क्या पढ़ते हैं? अब साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ते हैं गद्य और पद्य। गद्य जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, डायरी और संस्मरण। पद्य में साहित्य में हम पढ़ते हैं खंड काव्य, महाकाव्य और मुक्तक काव्य। खंड काव्य क्या होता है? खंड काव्य होता है जो कि एक टुकड़ों में, यानी कि आप किसी भी महान या फिर किसी भी बड़ी, मान लीजिए कोई किताब है, ठीक है, अब उसे उस रचना को काव्य में लिखा गया है, लेकिन आप उसके पूरे अंश को ना लेके इसके छोटे भाग को लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं? महाकाव्य उन रचनाओं को कहा जाता है जो पूरी विस्तृत रूप में बताया जा सकता है, जैसे कि रामचरितमानस हो गया। और मुक्तक काव्य होता है जहाँ पे कोई भी कवि अपनी रचना लिखता है, जैसे कि दोहे हो गए, जैसे कबीर हो गए, कबीर हमारे सामने दोहे रचित करते हैं, तो कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, यानी कि वो एक महान या फिर एक बड़े अंश में नहीं होते, लेकिन एक छोटे से टुकड़ों में मिलके उसके हम रचना को समझ सकते हैं। उसके बाद आइए हम प्रवृत्ति के आधार पर हम देखते हैं कि साहित्य का विभाजन किया गया है। अब इधर देखिए, अब यहाँ पे बोला गया व्याकरण। व्याकरण जैसे कि हम बताया, व्याकरण क्या होता है? वर्ण, शब्दांश, शब्द, वाक्य और पैराग्राफ। वर्ण यानी कि उसके शब्द क ख ग शब्दांश मिलके बनते हैं, जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं इसके अंतर्गत, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर पैराग्राफ। और जैसे कु जमा पुत्र, कुपुत्र हो गया, अनु जमा चर, अनुचर हो गया, सुंदर जमा ता, सुंदरता हो गया। तो यहाँ पे चर जो है, जैसे अनु जमा चर, चर क्या है? एक वर्ण है, जबकि अनु जमा चर बन के क्या बन? अनुचर जो शब्दांश है। इस तरीके से हम इसे समझते हैं। आगे हम देखेंगे उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग होते हैं कि जहाँ पे वे शब्द जिनके कोश ना हो, लेकिन वो, यानी कि वो शब्द जिनके कोश ना हो, यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं? किसी के आगे या पीछे शब्द के लग के वो क्या करते हैं? उसके शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, यानी कि ऐसे शब्द या फिर ऐसे शब्द जो जिसके आगे पीछे लग के उसके अर्थ को बदले, वो क्या कहते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग कहाँ पे लगाते हैं? हम शब्द के आगे लगाते हैं। और शब्द के देखते हैं, शब्द क्या होता है? शब्द होता है वर्णों का वो समूह जिसकी निश्चित अर्थ हो, यानी कि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वो समूह, यानी कि जिन वर्णों को जोड़ के, जैसे क ख ग हो गया, उसको जोड़ के हम लिखे, उसको हम क्या कहेंगे? वर्ण के समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। उसके बाद है वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है जब हम क्या करते हैं? शब्द को, अब शब्दों के अंतर्गत कितनी सारी चीज़ें हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। अब इसके बाद है वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य दो प्रकार का होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य वो वाक्य होता है जहाँ पे आप साधारण रूप से किसी बात को कह देते हैं। संयुक्त वाक्य वो वाक्य होता है जब आप दो बातों को कहते हैं और उनको जोड़ने के लिए योजक का प्रयोग करते हैं। योजक यानी कि समुच्चयवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो और हो गया, बिना हो गया। और मिश्रित वाक्य वो होते हैं, यानी कि उसमें भी दो बात कही जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके जो एक जो वाक्य है वो दूसरे पे बिल्कुल आश्रित होता है, यानी कि दोनों का अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा। जब तक एक बात नहीं कही जाएगी, दूसरा उसका वाक्य पूरा ही नहीं करेगा। तो जो मिश्रित वाक्य क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को उस पर डिपेंड कर देते हो या फिर क्या उस पर आधारित कर देते हो। ये तो हमने पढ़ा हमारा भाषा। अब आगे हम पढ़ते हैं शब्द भंडार। शब्द भंडार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज और आगत, ठीक है। अब शब्द भंडार के अंदर क्या क्या आ गया? अब भाषा की निर्मित की बात की गई, क्या कि भाषा का निर्माण कैसे हुआ। तो इसमें है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी। यानी कि इसमें क्या हुआ है? कैसे निर्माण हुआ? पहले हमारी क्या आई? संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और पुरानी हिंदी। ये हम पढ़ते हैं शब्द भंडार के अंतर्गत, जिसके अंदर क्या क्या है? अवधि, ब्रज
और खड़ी बोली, ये चारों हमारे साथ आते हैं। तो उसके बाद बोला गया है तत्सम। तत्सम क्या होता है, यानी कि ऐसे शब्द जो सीधा संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब हम भाषा का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उन शब्दों को हमारे अलग अलग जगह में इस्तेमाल करने लगे, और वैसे ही जब आप किसी शब्द को सीधे संस्कृत से लेके हिंदी में प्रयोग करने लग जाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, यानी कि उसको रूप परिवर्तित नहीं किया जाता। जैसे कि तत्जमासम, उसका अर्थ क्या होता है, तत्सम। अग्नि हो गया, उदाहरण के राजा, पुष्प, अग्नि और वायु, यानी कि राजा, पुष्प, अग्नि और वायु क्या हुए हैं यहाँ पर, ये उसके वैसे ही, यानी कि जैसे संस्कृत में प्रयोग किया जाता है वैसे ही कहाँ इस्तेमाल किया गया, हिंदी में भी प्रयोग किए जाने लगे। उसके बाद है तद्भव। तद्भव होता है यानी कि बदलावारू। जब हम संस्कृत के यानी कि वे शब्द जो संज्ञा से उत्पन्न हुए हैं और परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो क्या क्या तद्भव कहलाते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा में प्रयोग होते हैं, संज्ञा में यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत में उत्पन्न होते हैं, माफ़ कीजिएगा मैंने संज्ञा बोल दिया, ऐसे शब्द जो सीधा संस्कृत में प्रयोग होते हैं और उसका परिवर्तित रूप क्या इस्तेमाल होता है, हिंदी में। यानी कि जैसे कि यहाँ पे तो राजा, पुष्प, अग्नि और वायु था तत्सम में, लेकिन हिंदी में तद्भव में क्या होता है कि इन्हीं को, जैसे अक्षी, संस्कृत, अग्नि, अब इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे कि अक्षी को हम आँख बोल देंगे, अग्नि को हम आग बोल देंगे। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि तत्सम और तद्भव में क्या विभेद, यानी कि क्या अलग होता है इसके अंदर। इसके बाद हम पढ़ते हैं देशज। देशज क्या होते हैं, जो शब्द सीधे देश में जन्मे हैं उनको हम क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। विदेशी क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी विदेशी भाषा से संस्कृत में आदान प्रदान से आए हैं उसे हम क्या कहते हैं, विदेशी कहते हैं। उदाहरण के लिए अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी के शब्द क्या कहते हैं, विदेश से लिए गए हैं। ठीक है, जब हम अपने हिंदी भाषा में अन्य किसी देश के अन्य हिंदी भाषा में अन्य किसी शब्दों को प्रयोग करते हैं, जैसे अरबी के, फारसी के, उनको बिना बदले हुए, वो हमारे क्या होते हैं, विदेशी भाषा होते हैं। जैसे कि अरबी की जवाब, तारीख, ताकि, फारसी में है कुर्बी, आबरू, आफत, आराम, आवारा, पुर्तगाली में है अलमारी, आलीपन, कमरा और कमीज़। और तत्सम में आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द पहचानने के नियम। और मान लीजिए हमारे एग्जाम में तत्सम शब्द आते हैं और हमें पता करना है कि तत्सम है कि तद्भव है। क्योंकि तत्सम क्या होते हैं कि जैसे कि तत्सम होते हैं कि जैसे वो संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में आ गए। अब इसमें देखिए विसर्ग के हिसाब से प्रातः, संयुक्त व्यंजन छात्र, ज्ञा, श्रा और ज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शा तत्सम, तो विसर्ग यानी कि जिन शब्दों में विसर्ग लगा होगा वो तत्सम होंगे। और संयुक्त व्यंजन जैसे कि छात्र, ज्ञा, श्रा और ज्ञा, छात्र, ज्ञा, श्रा और ज्ञा, ये अगर इस्तेमाल हो रहे हैं किसी शब्द में तो वो कौन से शब्द होंगे बच्चों, वो होंगे हमारे तत्सम शब्द होंगे। शा तत्सम है और सा तद्भव है, यानी कि शा संस्कृत का है और सा क्या है, उसका परिवर्तित रूप हमारे कब क्या इस्तेमाल करेंगे, हिंदी में इस्तेमाल करेंगे। जैसे अंगरक्षक, शिथिल, श्रृंगार, दक्षिण, तद्भव में वा, बा तद्भव में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब वाह का क्या हुआ यहाँ पे, बारात की जगह क्या यहाँ पे हुआ, बारात। वर्षा की जगह क्या हुआ, बरसा। वाणी की जगह क्या हुआ, बनिया। बक की जगह क्या हुआ, बगुला। अब ये तो थे हमारे तत्सम सब, ठीक है, लेकिन इसको हम इसमें कहाँ इस्तेमाल किया, हमने तद्भव में इस्तेमाल किया। तो ये क्या होते हैं, तत्सम और तद्भव के मेन पहलू होते हैं कि किस तरीके से हम इसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे।